जी अस्सलाम वालेकुम जी टू स्टार्ट विद लाइक जो एजेंडा है टू द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म एट प्लानिंग लेवल। जी अब बेहतर है। तो जहाँ से हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ प्रोसेस हमें शुरू करना है एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए, हम क्या क्या एविडेंस कर सकते हैं। पहले ऑडिट के लिए क्या हम करेंगे, जस्ट लाइक इंक्वायरी करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, डिस्कशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, री परफॉर्मेंस करेंगे, री कैलकुलेशन। देयर आर सर्टन ऑडिट स्टेप्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट लेकिन जो हमने इस पर एम्फोसाइज करना है एनालिटिकल प्रोसीजर एट प्लानिंग लेवल, तो उसमें हम चलेंगे तो हमें पहले समझना होगा एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या चीज़। What is that? Analytical procedure enhance auditor understanding to the client business of the significant transaction. ठीक, थैंक यू। तो जहाँ पे हमने कोई भी क्लाइंट को शुरू करना है, उसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि उसके क्लाइंट की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे, और उसको शुरू करते हुए इनिशियली हम लोग उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फाइनेंशियल से आइडिया लेंगे कि हमारी ट्रेंड्स क्या है। एनालिटिकल प्रोसीजर का एक स्टेप ट्रेंड्स एनालिसिस किया जाएगा, आगे मैं आके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके साथ रेशियो एनालिसिस हम करेंगे। उस सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए आपको पहले क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी, बिजनेस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को देखेंगे, उससे चलते हुए जाएंगे तो आगे हमें एक चीज़ नज़र आएगी। आगे हम देखेंगे आइडेंटिफाई एरिया दैट माइट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक रिस्क रेलिवेंट टू ऑडिट, एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अच्छा, यहाँ पर कोई चीज़ आ जाती है कि एनालिटिकल प्रोसीजर में हाईलाइट हो जाए सम टाइम के कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, लेकिन सम टाइम ऐसे भी नज़र आएंगे ट्रांजैक्शन के मूवमेंट में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सेम है, बट एट द सेम टाइम डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन जो कि उस लेजर में रूट की होगी, यहाँ से आपको रिस्क रहेगा। जब इन चीज़ों को देखेंगे तो हम सब्सटेंटिव टेस्ट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से परफॉर्म करते हुए इन चीज़ों को कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ हमें क्या फ़ायदा मिलेगा एनालिटिकल प्रोसीजर को करते हुए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम रिस्क को मिटिगेट कर सकें। सबसे पहले हम ऐसे चीज़ें लेंगे, डाटा की एग्रीगेशन करेंगे, उसके जनरल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए इंफॉर्मेशन को देखें कि उसके मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट ना आए। हमें ये चीज़ करते, नेक्स्ट में चलता हूँ आगे थोड़ा सा आसानी के लिए आपको समझ आए एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि बाकी सीनियर तो बैठे हैं, इन्हें तो आइडिया है, बच्चों के लिए ज़रूरी है कि काफ़ी एसएमपीज़ के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं किया जाता। इवन मेरी फर्म में भी ऐसे ही था इनिशियली कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाता था। ट्रेंड एनालिसिस का रुझान लिटिल बिट था, को अच्छा बेसिक लेवल पे, अच्छा इंक्रीज़ डिक्रीज़ इतने परसेंटेज इंक्रीज़ हुई, दैट्स इट। जब उसके अंदर देखा जाए कि क्या लॉजिक है, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने का मकसद यही है कि हमने पहले ट्रेंड एनालिसिस देखने, लास्ट ईयर कंपैरिजन में एक्चुअल रिजल्ट्स जो प्लानिंग लेवल पे आपको नज़र आए क्या चेंज आई है। उसमें सबसे पहले एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मैं सैलरीज एंड वेजेस को वेरीफाई करने हुए जा रहा हूँ, तो सैलरीज एंड वेजेस के अंदर मैं एक प्रोसीजर लगाऊंगा, इसको करते हुए ग्लोबल रिकन्सिलेशन। सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कहा जा सकता है, लेकिन जेनेरिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने कोई वॉचर नहीं देखा, अभी कुछ नहीं देखा, तो मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लूँगा। अच्छा, ये आपके जॉइनर्स का लीवर्स का इम्पैक्ट कितना है, नेट इम्पैक्ट, प्रमोशन का इम्पैक्ट कितना है, बोनस का इम्पैक्ट कितना है, जनरली ग्लोबल डिस्कशन करके। अच्छा, उसको फिर देखेंगे जो पिछले साल की जो इम्पैक्ट बनता है, क्या ये उसके अराउंड अबाउट है, लेस दैन 1% है, टॉलरेंस लेवल की रेंज के अंदर है, तो दैट्स फाइन। अगर वो टॉलरेंस लेवल से बियॉन्ड जाएगा, फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी। मुझे एक बात पिछली दफ़ा भी शायद बताई थी, एक दफ़ा एक क्लाइंट का ग्लोबल रिकन्सिलेशन पे किया तो फ़र्क आ गया, फ़र्क भी सब्सटेंशियल था, अराउंड 15-20%। तो क्लाइंट के जो अकाउंट्स की टीम कहती है, सर ठीक है, जेवी डालें, वॉचर डालें, आगे बढ़ें। मैं कि ये अगर मैं एप्टीट्यूड क्लाइंट का है तो मेरा ख्याल वो बहुत हाई रिस्क क्लाइंट है, क्योंकि ग्लोबल रिकन्सिलेशन हमको जेवी तो नहीं पास करें, हम वो वेरीफाई सर एक ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाते हुए जा रहे हैं और उस चीज़ को कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि क्या वो उस लेवल पे अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी, जैसे मैंने अभी बात की कि यहाँ के कोई ऐसी इनकन्सिस्टेंसी आएगी आपको, तो आपने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। अब आ जाएगा ये अगले ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जाएंगे, और उसमें जाते हुए हम इन चीज़ों को देखेंगे जी कि वेरिएंस की वजह क्या रही। वेरिएंस की वजह यही हो सकती है
कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होगी, जो आपको बताई नॉर्मल चीज़ें आती हैं वो पता चल रही हैं, लेकिन जो उसके अलावा कोई चीज़ आएगी आपने उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके क्या फिर टॉलरेंस लेवल में आ गई तो ठीक है, उसको आगे फर्दर देखेंगे क्या चीज़ उसको आगे रिपोर्ट की तरफ लेके जाना है या नहीं जाना, अगला लेवल आएगा। फॉर इंस्टेंस लाइक इंटरेस्ट मार्कअप की एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग इस पर बड़ा फोकस करते हैं कि जी बच्चे स्पेशली कि बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, लोन की पूरी डेबिट क्रेडिट्स की मूवमेंट देखेंगे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, एवरेज रेट की तरफ नहीं जाएंगे, सिंपल वो जो स्पॉट रेट डेली का लगाते हुए जाएंगे, कोई 500 की ट्रांजैक्शन बन जाए उन्हें कोई मसला नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन है, एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर मैं ग्लोबली रिकन्सिलेशन करूँगा, मैं देखूँगा जी मेरा लास्ट ईयर मेरी बोरिंग क्या थी, आज की डेट में क्या बोरिंग है, एवरेज बोरिंग रेट क्या रहा, वेटेड एवरेज निकालूंगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करके देखूँगा क्या ये बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है। फॉर इंस्टेंस लास्ट 2 ईयर्स में इंटरेस्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट किया, 7% से उठ के इस वक्त 21% तो डिस्काउंट रेट है। तो यहाँ पे आपको वेरिएंस एनालिसिस में शायद इतनी हेल्प ना हो, क्योंकि आपको वो हर मंथ काइबर का चेंज आएगा, 2% का फ़र्क आ गया, कभी 5% का, डिपेंड करता है कि आपकी बोरिंग का लेवल एक किस लेवल पे रहा है, पहले कुछ पीरियड में कम है, कुछ पीरियड में ज़्यादा। अगर हर चीज़ स्टेबल है तो फिर ये तो वर्कआउट कर जाएगा। जहाँ पर वेरिएशन के साथ आएगी यस, वहाँ पे आपको फिर अदर स्टेप्स की तरफ जाना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पर हमें हेल्प करेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमें हेल्प करेंगे, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, रिस्क असेसमेंट करते हुए मैं ये देखूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या कंपोनेंट्स मेरे मेजर मटेरियल अमाउंट्स हैं। लाइक जैसे अमीन साहब अभी बता रहे थे, लाइक रेवेन्यू है एक मेजर रेवेन्यू हमारी बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल में आएगा, पीएनएल में। इसी तरह आपका स्टॉक आ सकता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएंगे, लाइबिलिटीज़ आ सकती है, लोन आ सकते हैं, तो इन्वेंट्री की तरफ जा सकते हैं। तो हमने ये देखने हैं कि हमारे आइटम कौन से सिग्निफिकेंट हैं। तो अब हमने उसको एनालिटिकल प्रोसीजर में जाते हुए कुछ रेशियो एनालिसिस भी परफॉर्म करने होंगे, वो भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि उसकी एक्सेल की एक स्लाइड है वो भी आपको दिखाऊँगा। ये बेसिस मैं पहले बता चुका हूँ। टू मोस्ट कॉमनली यूज जो एनालिटिकल प्रोसीजर है, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। अच्छा, मुझे पीछे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं बताएं कि आप लोगों ने कभी ये परफॉर्म किए कि नहीं किए, तो कितना फ्रीक्वेंसी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर है, हर क्लाइंट्स पर है कि मेजर क्लाइंट्स पे? मेजर। ये ऑडिटर यूजुअली ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ बैलेंसेस दे ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट्स अकाउंट्स एंड records to the expectation for with the which were built by using the knowledge obtained in the previous years। obvious है, जब मैं पहली दफ़ा करूँगा तो मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी होगी। जब मेरा सेकंड ईयर आएगा तो लास्ट ईयर क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगी, एक्चुअल नंबर मेरे पास अवेलेबल होंगे, और आज के जो इनिशियल अकाउंट्स आएंगे लेटेस्ट ऑडिटेड के लिए मुझे दिए गए हैं, जिसको ऑडिट परफॉर्म करना है, उससे कंपैरिजन करेंगे। थोड़ा सा एक पाकिस्तान मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कई दफ़ा अकाउंट्स, कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं जो आपको पूरा देखभाल के अकाउंट्स देंगे, कुछ क्लाइंट्स आपको अकाउंट्स देंगे तो आपके मेजर एडजस्टमेंट्स आपको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वहाँ पर तो आप ये कह लें कि प्लानिंग लेवल की जो चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो है, रादर के वो जो फाइनल स्टेज में जा रहे होते हैं तो पार्टनर लेवल पे चीज़ें जाकर एडजस्टमेंट डल रही होंगी, तो वो सम टाइम आपको काफ़ी डिस्टॉर्ट करेगा। लेकिन आपकी रिस्क असेसमेंट यहीं से कवर होगी, कौन सा रिस्क एरिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी, आपकी नॉलेज ऑब्टेन लास्ट ईयर से इंडस्ट्री ट्रेंड्स आप देखेंगे, इंडस्ट्री के क्या हालात रहे थे। जैसे इंटरेस्ट रेट की मैंने बात कर दी कि इकॉनमी ने क्या इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, रुपये का इफेक्ट आया, डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आया, तो ये चीज़ें देखेंगे हम। ट्रेंड एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द डाटा फ्रॉम द वन पीरियड टू one or more comparable period, including both comparable to prior period data and comparing to the projections based on the changing pattern in the history data. Trend analysis may include comparing ratios from one period to another to value the relationship between both data, both financial and non-financial. अब non-financial information आप क्या चीज़ देखेंगे, like quantity आइटम की, आपने जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। मैं अभी जैसे इंडस्ट्री चल रही है, होम अप्लाइंसेस की इंडस्ट्री है, इस वक्त काफ़ी मार्केट नीचे चली गई है लास्ट 1.5 ईयर, जब से इम्पोर्ट पर कर्व है। तो आप ये देखें, गाड़ियों की भी, ऑटो सेक्टर भी है, इसी तरह का ही है।
इनकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सेल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी 100 की बजाय 20% पर है जो भी अवेलेबल स्टॉक है इस तरीके, लेकिन प्राइसेस उसका इम्पैक्ट दे रही है। इन टर्म ऑफ माइट भी आपकी रुपी वैल्यू में ऊपर गई होगी, लेकिन इन टर्म ऑफ रियल ग्रोथ माइनस में होगी। तो ये भी अपने फैक्टर देखने हैं कि जब एनालिसिस करेंगे तो आपको ये आइडिया देगा कि क्या मिक्स आया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप जैसे आप परफॉर्मेंस करेंगे रेवेन्यू का और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो आपकी प्राइस मिक्स में प्राइस का इम्पैक्ट कितना आया, आपकी परचेजेज कितनी बढ़ी, और क्वांटिटी ऑफ आइटम जो आपने परचेज़ की उसका कितना इम्पैक्ट आपको परचेजेज में पड़ा। इसी तरह आपकी सेल प्राइस में क्वांटिटी का वेरिएंस कितना मिला और प्राइस का वेरिएंस क्या मिला। ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपकी एक रेवेन्यू की आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरी अपनी रेवेन्यू की ग्रोथ इतनी आई है। A comparison of sale volume at determination from recorded revenue amount with production capacity। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताए, कोई फर्टिलाइज़र सेक्टर को किसी ने पढ़ा देखा? फर्टिलाइज़र सेक्टर के जनरल मैं आपको बात बता दूँ, मार्केट की आपको अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक प्लेट नेम कैपेसिटी होती है, से इतने 1000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन करेगा। तो आप अक्सर कभी फाइनेंशियल को कभी किसी एक का भी उठा के देख लें तो नॉर्मली वो 115% कैपेसिटी पे चल रहे होंगे, 110%। उसकी चंद एक वजूहत है, एक तो एफिशिएंसीज भी है, वो 24/7 चलेगी, एक्सेप्ट फॉर जस्ट लाइक जैसे फर्टिलाइज़र में गैस एक रॉ मटेरियल है, वो अवेलेबल नहीं है तो प्लांट बंद है। जब भी चलेगा वो अपनी उसी कैपेसिटी से चलेगा और उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100 से ऊपर ही आएगी। जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, FFC को देख लें, FFBL को देख लें, एंग्रो को देख लें, तमाम अपने प्रोडक्शन से ऊपर जा रहे होंगे। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर ये कंपैरिजन में क्या करूं? अब यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस को देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री की नॉर्म्स क्या है। अगर मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री की नॉर्म है तो मैं एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे आऊँगा। हाँ, अगर कोई उसकी नीचे जा रही है तो फिर हमें उसको गौर से देखना पड़ेगा क्या वजह है। एक इंडस्ट्री इतना परफॉर्मेंस GP के साथ चल रही है, हमारी परफॉर्मेंस क्यों आ रही है? ये एनालिसिस हम इंडस्ट्री भी मैच करेंगे। A trend analysis of revenue by month and sale return by month during the shortly after the reporting date। हमने ये भी देखना है कि जी आपने कोई ऐसी तो ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहे, ये एक ऑल्दो एक उसका पार्ट नहीं लेकिन प्लानिंग का पार्ट है कि आपका 30 जून से पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके उसको रिवर्स कर दिया गया। ये कई कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को बेहतर करने के लिए रेवेन्यू का रिकॉर्ड करते हैं, सेल टैक्स रिटर्न में भी दिखा देंगे और सब्सिक्वेंट पीरियड में आप उसको रिवर्स होता हुआ देखेंगे। ये आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे? जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएं तो ये देखना है जुलाई, अगस्त, सितंबर के पीरियड में कोई रिवर्सल तो नहीं आई जो जून में बुक की हुई ट्रांजैक्शंस। अ ट्रेंड एनालिसिस ऑफ सेल बाय मंथ कंपेयर विद यूनिट शिफ्ट, ये मैं बात कर चुका हूँ। दिस मे आइडेंटिफाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डेड रेवेन्यू। लाइक आपने क्वान्टिटेटिव एनालिसिस जब परफॉर्म करना है वहीं से आपकी सेल की वेरिफिकेशन होगी और उसकी प्रोडक्शन से चलेंगे आप, ये अगले लेवल पे की बात है सिर्फ। लेकिन ये बेसिक आपको इंडिकेशन मिलेगी कि क्या हुआ जब प्लानिंग में आप कर रहे होंगे। अच्छा जी, रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस रेशियोस। अब आप किस चीज़ों को कर सकते हैं? GP रेशियो, जस्ट लाइक मैं बहुत आसानी के लिए देता हूँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, आपकी एसेट टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट मार्जिन। अब जैसे इंटरेस्ट रेट हाई है इस वक्त, करंटली इट्स अबाउट 24%, 22%। अब उन कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल आएगी, कहाँ से? जिनका हाईली लेवरेज आएगी, जिनकी बोरिंग्स, ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल सकती हैं जिनकी रेवेन्यू और बोरिंग आलमोस्ट बराबर हों, तो वो मेरा ख्याल से वो बहुत ही एक डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन पे पड़ी होगी और इस हाई इंटरेस्ट रेट पे तो वो बहुत वर्ज पे होंगे। बीइंग एन ऑडिटर विल सी दैट कि जी ये चीज़ क्या कंपनी के लिए वायबल भी बचेगी कि नहीं बचेगी। ऑल्दो बैंक्स भी लोन दे रहे होते हैं, बीइंग ऑडिटर हमने देखना है कि क्या ये कंपनी को डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क तो नहीं है। इंडिकेशन नज़र आ जाए, कॉम्पोनेंट्स की डिफ़ॉल्ट नज़र आ जाए तो हमने उसको भी कवर करना होगा। यहीं से देखते हुए अच्छा, इनके यूजिंग रेशियो वी कैन बी ऑडिटर आइडेंटिफाई अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन रिलेशनशिप। फॉर इंस्टांस आपकी जैसे हाईली लेवरेज आ गई, 100% डेट इक्विटी आ गई, तो ये क्वेश्चन मार्क है।
जीपी मार्जिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपका है, पिछले साल से मार्जिन आप देखे हुए आएंगे, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या चल रहा है पिछले साल में और इसमें क्या फ़र्क है। मैं अभी इसमें इंडस्ट्री डाटा, आपको इंडस्ट्री डाटा कहाँ से मिलेगा? बीइंग ऑडिटर तो आपको बहुत मुश्किल होगी डाटा ये गैदर करने, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट करें, गूगल करें, आपको काफ़ी मेजर सेक्टर का डाटा मिल जाएगा। सीमेंट सेक्टर का मिल जाएगा, शुगर सेक्टर का मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र का मिल जाएगा, घी का भी शायद मिल जाए। तो कुछ जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनका डाटा ज़रूर मिलेगा जो अपनी इंफॉर्मेशन मार्केट में रखते हैं। अदरवाइज़ आपको पिछले हिस्टोरिकल डाटा या बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस क्या चीज़ें आ रही हैं वो आप देखेंगे। कंपनी हैज़ मच लॉन्गर पेएबल डेज कंपेयरिंग टू इंडस्ट्री डाटा। एग्जांपल है कि मेरा अगर क्रेडिट साइकिल इंडस्ट्री का 30 डेज़ है और मेरा 60 डेज़ है, तो क्वेश्चन मार्क है आपकी तरफ से। आपके रिस्क नज़र आना शुरू हो गए कि ये कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही अपने रिसीवेबल्स। उसमें यह भी वजह हो सकती है कुछ डेटर से रिकवरी नहीं हो रही होगी और कुछ डेटर से रिकवरी आ रही होगी। तो यहाँ से आपने क्रिटिकल देखना है कि उसकी मूवमेंट देखेंगे, उसके लेजर में पार्टी वाइज डेबिट क्रेडिट्स में कोई फ़र्क मूवमेंट आ रही कि नहीं आ रही, इसमें ओपनिंग बैलेंस चले आ रहे हैं और कब से चले आ रहे हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें और उसको प्रोविजनिंग की तरफ लेकर जाएं। अब तो ECL मॉडल आ गया, वो तो वैसे ही डिफरेंट चीज़ों को ले जाता है, लेकिन यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलेगी कि क्या चीज़ है। अगला है जी, अब आपको अकाउंट बैलेंस टू बैलेंस करंट पीरियड टू कंपेरेबल विद द लास्ट ईयर पीरियड, कंपेयरिंग अकाउंट बैलेंस विद कंपनी बजट एंड फोरकास्ट। जब आप कभी कंपनी एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रही होगी, उसके बजट्स भी बन रहे होंगे, बजट बोर्ड को भी प्रेजेंट होंगे, उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट वो आपको एनालिसिस भी दे रहे होंगे, रीजनिंग भी दे रहे होंगे, ऑल दो कि ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी अनलेस कि आपको वो लिस्टेड कंपनी जहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्रिवेल कर रहा होगा वो अपने मिनट्स भी देंगे, प्रॉपर मिनट्स देंगे। मिनट्स के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऑडिट कमेटी के मिनट्स होंगे, बोर्ड के मिनट्स होंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि 10% कंपनीज हैं या 20% मैक्सिमम कैसे जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। बाकी सिर्फ नाम की कंपनी है जो कि अपने सिर्फ कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस पूरे करते हैं। ऑडिटर की ऑडिट को दिखाने के लिए इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स भी अलहदा होंगी, आपको वो नहीं शेयर करेंगे जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स इशू होती हैं। फोरकास्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं, बजट से हो गया। अब अदर कंपनीज़ के साथ जस्ट लाइक जैसे आप इंडस्ट्री का कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूटेड रिलेशनशिप वन अकाउंट बैलेंस टू अनदर अकाउंट बैलेंस, एग्जांपल इंक्रीज इन प्रोडक्शन विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवरहेड। अंडरस्टूड है, अगर मेरी कोई चीज़ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी, ओवरहेड इंक्रीज़ कर रहे हैं कि नहीं, रैशनल के साथ कर रहे हैं। प्रोडक्शन मेरी 20% इंक्रीज़ कर रही है और मेरे कॉस्ट वहीं पे खड़ी है, फिर क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ हुई। तो अगर ओवरहेड मेरे 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए, कोई क्या अनयूजुअल इवेंट हुआ। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी इंक्रीज़ किए हैं लास्ट 1 ईयर से। अब मैं इस साल बैठूंगा 23 में देखूंगा क्या ये एवरेज यूनिट प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है, यूनिट के हिसाब से मेरा क्या आया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, उसकी एवरेज प्राइस में क्या इंक्रीज़ आया, तो क्या उस रेंज में है, तो समझ आएगी। पर्पस क्या है कि हमारा इस एक्टिविटी करने का, ऑडिट प्रोसीजर को करने के लिए हम अपने रिस्क असेसमेंट को, प्रोसीजर को to use a risk assessment procedure to obtain an understanding of client as the risk that client exposed to। अब इंडस्ट्री में आपने देखना कि कोई ऐसा रिस्क तो नहीं आ गया, जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल कोट की, होम अप्लाइंसेस सेक्टर इस वक्त इन डेंजर है। अगर मैं कहीं का ऑडिटर होऊंगा तो मैं तो उसकी एडवर्स ओपिनियन की तरफ लेके जाऊँ शायद, ठीक है। वो एवेल्यूएट करेंगे कंपनी के क्या प्लान है, क्या वो ऑल्टरनेट मेजर्स से वो काम करते हुए लेके जाएंगे। तो ये मैं प्री प्लान बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन हिस्ट्री जो मेरे पास चलती आ रही है। टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, ये हमें हेल्प करेगी ये असेसमेंट करने के लिए। और ऑडिट एविडेंस और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को हमें कंक्लूजन या अदर प्रोसीजर को अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी। ओवरऑल कंक्लूजन फाइनलाइजेशन में हमें हेल्प होगा जी। हाउ इट वर्क्स, डेवलप इन एक्सपेक्टेशन, तो हम क्या करेंगे जब ये
परफॉर्म करेंगे तो हमें एक इंडिकेशन आएगी, हमें एक इस तरफ लेके जाएगी कि जी हम क्या करना चाह रहे हैं। क्या हम क्लीन रिपोर्ट देंगे, क्या हम इन चीज़ों को सारे डाटा को जब एनालाइज करेंगे तो हमें कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए आसानी होगी। अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, सबस्टांटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के सारे काम जब हम करेंगे तो ये बेसिक टूल हमें परफॉर्म हेल्प करेगा कि हमने करना क्या है। प्रिसीजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रिसीजन इज द मेजर द पोटेंशियल फैक्टर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। अब हमें रिलायंस लेने के लिए क्या हमारा इस पर रिलायंस लेवल आता है, ये एक बड़ा बेंचमार्क आएगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस जब भी आप करेंगे तो उसमें आपको डिटेल जाना होगा कि फॉर इंस्टेंस मैंने जब एक चीज़ की कंपैरिजन किया कि लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में क्या इंक्रीज़ आई या कमी हुई, तो मैं उसका लिखूँगा पिछले साल भी ये चीज़ नहीं थी, इस साल में ये चीज़ आई है जिसकी वजह से ये मेरा एक्सपेंस इंक्रीज़ कर गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप हर हेड ऑफ अकाउंट के मैं करता हुआ जाऊंगा तो मुझे इसके कंक्लूजन में एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि मैंने कहाँ लेके जाना है। डिसएग्रीगेट, अब आप जाएंगे तो एक जनरल लेवल पे बात हुई तो हम डिसएग्रीगेट करते हुए जाएंगे कि अकाउंट लेवल पे, बेसिक लेवल पे जाते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये चीज़ क्या है। मंथली लेवल का डाटा देखना है, डेली देखना है या वाई एनुअली देखेंगे, क्वार्टरली देखेंगे, ये हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एनुअल करते हुए समटाइम हमें इंफॉर्मेशन का रिलायंस नहीं कर सकें तो कई जगह पे हमें ये भी जाना पड़ेगा। प्लॉजिबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप बीइंग स्टडीड, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल पे लेके जाएंगे कि ये क्या हम उसके कंक्लूजन में जा रहे कि नहीं जा रहे। ये मैं आगे लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे कहा गया कि एज सुन एज पॉसिबल इसको ख़त्म करें। टॉलरेंस लेवल, अब मुझे ये बताना है कि आपको टॉलरेंस लेवल क्या होगा जहाँ से आपने इसको इग्नोर करना है। अगर कोई मटीरियल अमाउंट होगी तो आपका टॉलरेंस लेवल 1%, 2%, 3% या 5% तक जाएगा इनिशियली लेवल पे आइडेंटिफाई करते हुए, लेकिन कभी ये नहीं होगा कि ये लेवल आपका 50% पे एक्सपेक्टेशन करे। तो यहाँ से आपने टॉलरेंस लेवल आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन रिकॉर्डेड अमाउंट से नेक्स्ट स्टेप इज एनालिटिकल प्रोसीजर डिसीजन प्रोसेस इज टू डिटरमिन इफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटर एक्सपेक्टेशन द रिकॉर्डेड अमाउंट एक्सीड द ऑडिटर टॉलरेंस लेवल। डिफरेंस को आइडेंटिफाई करें और इसको अगर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन होगी तो ठीक है, नहीं तो अगले लेवल पर सबस्टांटिव प्रोसीजर को इंक्रीज़ करेंगे और उसको मिस स्टेटमेंट की तरफ एवेल्यूएट करें। और क्वांटिफिकेशन इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग वेदर द explanation or error can explain the observed difference while it may not be possible to quantify the exact amount of difference between analytical procedure expectation। corroboration हम इसको परफॉर्म करेंगे। इसमें स्टेज है ऑडिटर में यूज़, मैं थोड़ा सा रिपीट हो गया, हम एनालिटिकल प्रोसीजर सबस्टांटिव में भी करेंगे, टेस्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में, और इसको टेस्ट ऑफ डिटेल में भी करते हुए जाएंगे। ऐसा दोनों चीज़ें। सूटेबिलिटी कट ऑफ क्या है, ये रिलायबिलिटी ऑफ डाटा क्या, वेदर एक्सपेक्टेशन होगी, वेदर द डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड अमाउंट इज एक्सेप्टेबल, हाउ मच डिफरेंस इस परसेंटेज कैन बी 3%, 5%, यूजली ऑडिट विल रिड्यूस द एक्सेप्टेबल लेवल टू डिफरेंस to a minimum level so that it can be concluded। यहाँ एक्सेल की एक फ़ाइल खोलिएगा, बस 1 मिनट। इसको ऊपर ले जाएगा। कि फॉर इंस्टेंस मैंने एक एक्सेल की एक फ़ाइल थी, कंपैरेटिव लाइक XYZ क्लाइंट है, उसकी रेशियो एनालिसिस, डेटर्स टर्नओवर रेशियो टू नेट रेवेन्यू क्या चेंज आई, मेरी एसेट की डेटर टर्नओवर कितना आ रहा है, कितने डेज में जा रहा है। फिर उसके बाद पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या आ रही है, परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल्स, एसेट टर्नओवर रेशियो टू द नेट टोटल एसेट्स, नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्या हम जनरेट कर रहे हैं। हर एक की जस्टिफिकेशन यहाँ पे आ रही है राइट पे, हायर द नंबर, लोअर द नंबर,
अकॉर्डिंगली वो आपको हर रेशो के हिसाब से आपको एक इंडिकेशन मिलेगी। नीचे आते जाएं। करंट रेशो, ये तो ये क्विक रेशो, डेट टू एसेट रेशो, गियरिंग रेशो। इस कंपनी के गियरिंग रेशो है ही नहीं, दे आर नॉट हैविंग अ बोरिंग्स, डेट इसमें नहीं है। आगे जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, यहाँ से आप देखें कि लाइक 0.25 है और 0.21 है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33.6% है, 0.28 है, 28% है। तो ये रेशो आपको इंडिकेट कर रही क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही, क्या वजह हो गई। रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है कंपैरेटिवली 287 मिलियन फ्रॉम 134 मिलियन, तो मार्जिन इम्प्रूव करेंगे। तो इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो वो आपके मार्जिन भी स्क्वीज होंगे। एंड तक ले जाएं। रिटर्न ऑन एसेट्स, क्या कुछ मिल रहा है रिटर्न, जैसे इसको देखेंगे 0.16 है, 0.227 रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी इंप्रूव कर रही है। तो ये रेशियो एनालिसिस आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक इंडिकेशन, यहाँ पे रिमार्क्स आपने राइट पे लिखने ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए क्या चीज़ आ गई। राइट सर, थैंक यू।